तो हम लोग बच्चों आज की स्क्रीन वीडियो की रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट करते हैं। और इसके अंतर्गत आज मैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक्सरसाइज आपको कराऊंगा। और ये करंट अफेयर्स की जो क्वेश्चन एक्सरसाइज है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्वेश्चंस के साथ साथ जो उससे रिलेटेड चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। और इससे पहले कि मैं एक क्वेश्चन एक्सरसाइज स्टार्ट करूं, आप सभी को ये बता दूं कि यूपी कमीशन ने यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो है अपने जो 2021 के एग्ज़ाम्स हैं उनको डिक्लेयर कर दिया है, उनकी डेट्स। और जिसके अंतर्गत जो है यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम हो या समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम्स की डेट को उन्होंने कंफर्म कर दिया है और वो मैंने ग्रुप में सेंड भी कर दिया है। ठीक है। और जो भी कैंडिडेट उससे जुड़े हुए हैं अब तैयार हो जाएं और आगे ये सारे क्वेश्चंस ऐसे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो अब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एग्जाम की उल्टी गिनती होगी और धीरे धीरे ऐसे ही सारे एग्जाम्स आएंगे आपके सामने। तो पहला प्रश्न बच्चों, हम लोग प्रश्न पे आते हैं सीधे। सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं आपके सामने है कि 30वां व्यास सम्मान हिंदी के किस प्रसिद्ध लेखक को प्रदान किया गया। तो इसका आंसर हो सकता है आपको पता हो, जिनको नहीं पता है वो लिख लें। प्रोफेसर शरद पगारे, प्रोफेसर शरद पगारे को प्रदान किया गया है। और अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट ये होती है कि ये किस लिए प्रदान किया, यानी अब लेखक हैं तो इनको किसी रचना के लिए प्रदान किया गया होगा। ठीक है। तो इनकी एक रचना है, एक उपन्यास है, पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। ठीक है। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। पाटलिपुत्र इतिहास में आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, क्वीन ऑफ पाटलिपुत्र के नाम से इनका ये उपन्यास है, उपन्यास के लिए दिया गया है। ध्यान रखना है, ये उपन्यास है, ये कोई प्ले नहीं है, ये उपन्यास है। ठीक है। जिसके लिए इनको दिया गया है। और ये जो है 30वां व्यास सम्मान है। ठीक है। और इसे जो है जो प्रदान किया गया है वो 24 मार्च 2021 को प्रदान किया गया है। 24 मार्च 2021 को प्रदान किया गया है। ठीक है। अब इसके बाद अब यहीं पर एक चीज और इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, कभी कभी यूपी के एग्जाम्स में जो है वो थोड़ा पहले चले जाते हैं, एक ईयर पहले का पुरस्कार पूछ लेते हैं। तो 29वां सम्मान जो है, जो व्यास सम्मान था, ठीक है, वो किसको मिला था? अगर ये 29वां जो है 2019 में मिला था। ठीक है। और जो लेखिका थी उनको मिला था नासिरा शर्मा, नासिरा शर्मा। ठीक है। नासिरा शर्मा को ये पुरस्कार मिला था और इनको भी उपन्यास के लिए ही मिला था। और इनके उपन्यास का नाम था कागज की नाव, बहुत चर्चित भी हुई थी, कागज की नाव। ठीक है। अब बारिश का मौसम आने वाला है, छोटे बच्चे कागज की नाव बना के, आप लोग, हम लोग, सब लोग इस प्रक्रिया से गुजरे हैं और ये एक अलग ही प्रकार का एंजॉय होता है। ठीक है। और जो है किसी भी शिप से कम एंजॉय नहीं होता है इसमें। तो ये कागज की नाव जो है ये पुरस्कार के रूप में इस उपन्यास के लिए इनको प्रदान किया गया था। ठीक है। अब अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, दूसरा प्रश्न, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, हिंदी में लिखा गया है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2021। ठीक है। ये यूनाइटेड नेशन की संस्था है, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो जारी हुआ है अभी लेटेस्ट, वो 21 मार्च 2021 को जारी हुआ है। ठीक। अब प्रश्न ये है कि इसमें भारत को कौन सी रैंक दी गई है। 2021 की इस रैंक के अंतर्गत अगर हम बात करें तो इसमें भारत को 139 रैंक पर रखा गया है, 129वां स्थान दिया गया है।
129वां स्थान जो है इसमें भारत को प्रदान किया गया है। ठीक, अब मैंने आपको जैसा कि बताया कि इससे जस्ट पहले भी कभी कभी यूपी के एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। 2020 में भारत की रैंकिंग क्या थी अगर इस इंडेक्स में, तो 144 नंबर पे थी। इसका मतलब 2020 की तुलना में 2021 में रैंकिंग में सुधार आया है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि 5 अंकों का ये सुधार आया है। ठीक, अब इस इंडेक्स में और क्या चीज इंपॉर्टेंट है अगर हम देखें तो इस इंडेक्स में जो है वो टॉप 3 कैंडिडेट्स कौन है, सॉरी टॉप 3 कंट्री कौन है अगर हम इनकी बात करें। ठीक है, अच्छा ये इंडेक्स जो है कितने कंट्रीज के लिए, कितने कंट्रीज की लिस्ट है इसमें, तो 149 149 कंट्रीज में शामिल किए गए हैं। इसका मतलब है कि टॉप 3 की अगर हम बात करें तो उसमें कौन है, अब आते हैं तो पहले नंबर पर इसमें जो है वो फिनलैंड है। पहले नंबर पर फिनलैंड है, दूसरे नंबर पर डेनमार्क, ये सब यूरोपियन कंट्रीज हैं, डेवलप कंट्रीज हैं, डेनमार्क है, और तीसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड। छोटे छोटे कंट्री तो फिनलैंड, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड, जहां पर पॉपुलेशन भी बहुत कम है। ठीक है, तो ऐसे कंट्री जो है ये टॉप 3 के अंतर्गत हैं जो डेवलप हैं, यूरोप के कंट्रीज हैं। ठीक, अब लिस्ट की बात करें कि सबसे नीचे जो है वो कौन से कंट्री हैं। ठीक है, सबसे नीचे कौन से कंट्री हैं। ठीक, यानी अगर हम ये टॉप 3 की बात करें तो ये किस पे होंगे, 1, 2 और 3, और सबसे नीचे वाले कौन होंगे, 149 पे कौन है, 148 पे कौन है, और 147 पे कौन है, ये सबसे नीचे होंगे। तो सबसे नीचे पहले नंबर पर अफगानिस्तान है, हमारा ही पड़ोसी देश है। ठीक है, अफगानिस्तान जो है वो सबसे नीचे है। इसके बाद जो है अफ्रीकन कंट्री जिम्बाब्वे जो है इसके नीचे है, और फिर उसके बाद अफ्रीकन कंट्री रवांडा। ये अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां मार काट हमेशा चलती रहती है, इनको डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे कंट्रीज जो है वो इनको गरीब देश की श्रेणी में रखा गया है, और ये यहाँ पर कहाँ हैप्पीनेस होगा, हैप्पीनेस वाला एरिया तो यूरोप होगा जो आपके सामने है, फिनलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, ऐसे कंट्रीज होंगे। ठीक है, और अगर हम यहाँ देखें तो अभी आप देखिए कि अपने देश की स्थिति इस लिस्ट में कोई बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ही खराब स्थिति है, और हमारे कई जो पड़ोसी देश हैं वो हमसे ऊपर की रैंकिंग में है। अगर हम वर्तमान रैंकिंग की बात करें, क्योंकि 144 की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं 139 की। तो 139 हम लोगों को तो टॉप 50 में तो होना चाहिए। हम विश्व गुरु की बात करते हैं, तमाम बातें करते हैं, लेकिन उसके आधार पर अगर देखा जाए, ठीक है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत है, 80 करोड़ लोगों को जो है बताओ नवंबर तक फ्री में अनाज हम बांट रहे हैं, इतना पैसा है हमारे पास, इतना अनाज है, भले उधार का लेके बांट रहे हो, लेकिन तो हमारे यहाँ तो हैप्पीनेस होना चाहिए ना। वो इसलिए नहीं है क्योंकि सब कार्य के आधार पर नहीं हो रहा है, सिर्फ फ्री के आधार पर, बांटने के आधार पर हो रहा है। तो जो रियल में खुशी मिलनी चाहिए, जो वास्तविक खुशी मिलनी चाहिए, खुशी के जो आधार होने चाहिए, हैप्पीनेस के जो आधार होने चाहिए, वो तो हमारे देश में बहुत कम है। तो सीधी सी बात है, जब आप अपने कर्म के आधार पर कुछ प्राप्त करते हो, वास्तविक खुशी उसी में होती है। भीख मांगकर जो है बहुत बड़ी खुशी नहीं प्राप्त कर सकते आप। ठीक है, मतलब लोन उधार लेकर बहुत बड़ी खुशी नहीं प्राप्त कर सकते। तो अभी आप सब जानते हैं कि हम वर्ल्ड बैंक के किस तरह से कर्जदार होते जा रहे हैं, तो वास्तविक खुशी नहीं है। भले हम 80 करोड़ को फ्री में बांटने की बात करें, कोई मतलब नहीं उसका। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019, ये हमेशा पीछे डेट में चलता रहता है, ईयर में। ठीक है, किसे प्रदान किया गया, तो ये फिल्म अभिनेता
रजनीकांत को प्रदान किया गया है। साउथ इंडिया के बहुत फेमस, अब पॉलिटिशियन भी बन गए हैं। रजनीकांत अपनी स्टाइल के लिए फेमस है, इनको प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार 1 अप्रैल 2021 को प्रदान किया गया, यानी घोषित किया गया। 1 अप्रैल 2021 को प्रदान किया गया। ठीक है, अब अगर इस पुरस्कार की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ जगह पे पिछला वाला भी इंपॉर्टेंट होता है, तो अगर इससे जस्ट पहले 50वां किसे प्रदान किया गया था, 50 नंबर वाला किसे प्रदान किया गया था, तो अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया था। अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया था, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब इससे जुड़ा हुआ एक और पक्ष मैं आपको बताना चाहूंगा कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट जो है 1969 में, और ये देविका रानी को प्रदान किया गया था। कभी कभी ऐसे तथ्य भी पूछे, ये एक्ट्रेस थी देविका रानी। ठीक है, देविका रानी को प्रदान किया गया था। ठीक, तो ये उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नीति आयोग से संबंधित है। जो ये सूचकांक की बात की गई है वो नीति आयोग से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि भारत नवाचार सूचकांक 2020, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020, ठीक, के दूसरे संस्करण यानी दूसरे एडिशन या एडिशन के अनुसार किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब इसका पहला संस्करण आया था, ठीक है, और इसके बाद ये दूसरा संस्करण आया, सेकंड। तो जो सेकंड इसका जो रिपोर्ट आई है, ठीक है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, ये इंडेक्स जो है इसमें जो इसका आंसर होगा कि किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है, तो ये इसका आंसर होगा कर्नाटक। कर्नाटक को पहला स्थान दिया गया है, फर्स्ट प्लेस पे कर्नाटक। ठीक, लेकिन अब इससे जुड़े हुए कुछ और पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा स्थान किसे मिला ये भी पूछा जा सकता है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को दूसरा स्थान मिला है, और तीसरा स्थान तमिलनाडु को मिला है। तीन टॉप 3 अगर हम बात करें तो तीसरा जो है वो तमिलनाडु को मिला है। ठीक, अगर हम बच्चों यहां पर यूपी की बात करें कि यूपी कौन से स्थान पर है, तो 9 नंबर पर है, यूपी 9th नंबर पर है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स के अंतर्गत। ठीक, अगर हम यूनियन टेरिटरी को शामिल कर लें, और अगर हम यूनियन टेरिटरी में पूछें कि यूनियन टेरिटरी में इस इंडेक्स में जो है कौन शामिल है, सबसे पहले ऊपर कौन है, तो दिल्ली है इसमें। ठीक है, अब अगर हम ये पूछें कि टोटल, अगर हम इधर जो है बात करें कि स्टेट्स में जो है वो कर्नाटक है, ठीक, और यूटी या यूनियन टेरिटरी में दिल्ली है, फिर चंडीगढ़ है और भी स्टेट है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए ओवरऑल, अगर ऑप्शन में कर्नाटक भी है, दिल्ली भी है, महाराष्ट्र भी है, तमिलनाडु है, तो आप ये ध्यान रखिएगा तब आपका आंसर दिल्ली होना चाहिए। अब ऐसा क्यों ये भी मैं बता रहा हूं। इन्होंने 46 पॉइंट या स्कोर दिया है दिल्ली को, और कर्नाटक का स्कोर है 42, और महाराष्ट्र का स्कोर है 38, तमिलनाडु का स्कोर है 37, ठीक, जैसे यूपी का स्कोर है 22। ठीक, तो अब ये स्कोर के बेसिस पर समग्र रूप से टोटलिटी में दिल्ली जो है पहले स्थान पर होगा। लेकिन अगर जो है प्रश्न का प्रारूप कैसा है इसके आधार पर आपको आंसर देना होगा। अगर ऑप्शन में दिल्ली होगा तब, अदरवाइज फिर कर्नाटक। ये इंडेक्स कब जारी किया गया ये भी मैं बता दूं। सेकंड जो है ये 20 जनवरी 2021 को जारी किया गया है। ठीक,
ये इंडेक्स जो जारी किया जाता है वो ह्यूमन कैपिटल के आधार पर, इन्वेस्टमेंट के आधार पर, नॉलेज के आधार पर, बिजनेस एनवायरनमेंट के आधार पर, ठीक है, इन्वेस्टमेंट के आधार पर, तमाम ऐसे आधारों पर इसको जारी किया जाता है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आता हूं। अगला प्रश्न है आपके सामने बच्चों, संघीय बजट 2021-22 में किस प्रकार की सब्सिडी के लिए सर्वाधिक व्यय का प्रावधान किया गया? ठीक है, तो देखिए, सब्सिडी की अगर बात की जाए तो इंडिया में आप जानते हैं कि बहुत सब्सिडी का गेम है। सब्सिडी रियल में देखा जाए तो वोटिंग का गेम है, लोगों को सस्ता मिले। बहुत सारी सब्सिडी तो समाप्त कर दी गई, जैसे एलपीजी की सब्सिडी समाप्त हो गई। लेकिन आज भी अगर देखा जाए कि इसका आंसर देखें तो क्या होगा कि इस बजट में सबसे ज्यादा व्यय का प्रावधान किस सब्सिडी के लिए रखा गया है, तो वो है खाद्य सब्सिडी या फूड सब्सिडी। फूड सब्सिडी, ठीक है। अब इसके लिए कितना बजट रखा है मैं ये भी बता दे रहा हूं आपको, 2,42,800, हालांकि याद नहीं करना है, 36 करोड़ रुपए, 2,42,836 करोड़ रुपए। इसीलिए इसी आधार पर, इसी सब्सिडी के आधार पर कोई कहता है हम 2 रुपए किलो चावल देंगे, 3 रुपए किलो गेहूं देंगे, वो इसी बेसिस पर कहता है। ठीक, दूसरे नंबर पर जो सब्सिडी है वो फर्टिलाइजर, वो फर्टिलाइजर या उर्वरक पर दी गई सब्सिडी। फर्टिलाइजर या उर्वरक पर जो सब्सिडी दी जा रही है 79,500। अब आप देख लीजिए कितना कम, इससे तुलना की जाए, क्योंकि यहाँ फ्री में बांटना है हमको, तो उसके अंतर्गत अब बात करते हैं पेट्रोलियम सब्सिडी। केरोसिन, ऑयल और डीजल वगैरह पे कुछ सब्सिडी दी जाती है, लेकिन अब इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी पेट्रोलियम सब्सिडी, पेट्रोलियम सब्सिडी के लिए बजट 12,905 करोड़ रुपए का निर्धारित किया गया है, और ये सारा बजट जो है वो 2021-22 के अंतर्गत निर्धारित हुआ है। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अभी हाल ही में जून की बात है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष अपॉइंट किए गए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं या अपॉइंट किए गए हैं। उनका नाम पूछा गया, किसे नियुक्त किया गया है, तो ये हैं जस्टिस या न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्र को जो है ये नियुक्त किया गया है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब यहीं पर मैं कुछ और आयोगों के अध्यक्षों की बात अगर करूं तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात हो गई, ठीक है। उसी तरह से नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन के अध्यक्ष हैं विजय सांपला। विजय सांपला, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट जो है मैं उनको आपको बता रहा हूं। अब अगर ये इंपॉर्टेंट है तो नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन, ठीक है, नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन के हैं हर्ष चौहान। हर्ष चौहान, ठीक है, नेशनल शेड्यूल ट्राइब की कमीशन के अध्यक्ष जो है, ठीक है। अब इसी तरह से नीति आयोग, तो नीति आयोग का अध्यक्ष आपको पता होना चाहिए कौन होता है, पीएम होता है। लेकिन अब नीति आयोग को क्यों लिया, क्योंकि नीति आयोग से रिलेटेड अभी हम लोगों ने क्वेश्चन किया। नीति आयोग में जो उपाध्यक्ष है वो इंपॉर्टेंट होता है, अध्यक्ष तो पदेन के रूप में जो है वही होता है। उपाध्यक्ष या वाइस चेयरपर्सन जो है वो प्रेजेंट टाइम है डॉक्टर राजीव कुमार। डॉक्टर राजीव कुमार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो।
तो ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के साथ और जो इम्पोर्टेंट है उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब हम लोग चलते हैं, प्रश्न है अगला, मार्च 2021 में भारत और अमेरिका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास किया गया? भारत और अमेरिका के बीच मार्च 2021 में कौन सा अभ्यास किया गया? तो इसका आंसर होगा वज्र प्रहार। वज्र प्रहार नाम से ये अभ्यास किया गया था 2021 के नाम से मार्च 2021 में, और ये अभ्यास हुआ था बकलो, हिमाचल प्रदेश। बकलो, हिमाचल प्रदेश, बकलो हिमाचल प्रदेश में ये अभ्यास हुआ था। ठीक, अब यहीं पर मैं आपको एक और नाम बता रहा हूं जो मार्च में ही हुआ था। ठीक है, डेजर्ट फ्लैग 6। ठीक है, डेजर्ट फ्लैग 6 ऑपरेशन, या जो युद्ध अभ्यास का नाम है डेजर्ट फ्लैग 6। ठीक है, डेजर्ट फ्लैग 6 नाम से ये अभ्यास जो है ये मार्च 2021 में हुआ था और ये भी फेमस हुआ था। ठीक है, अब इसमें जो है भारत तो शामिल था ही, भारत शामिल था, और ये अभ्यास जो है हुआ कहाँ था? यूएई, अल दफरा एयर बेस है वहां पर यूएई में, भारत इसमें शामिल हुआ। और भारत के साथ इसमें यूएई शामिल हुआ था, यूएसए शामिल हुआ था, फ्रांस, सऊदी अरब, साउथ कोरिया और बहरीन। ठीक है, ये कंट्री शामिल हुए थे डेजर्ट फ्लैग 6 नाम के मार्च 2021 में आयोजित होने वाले जो है सैनिक अभ्यास में ये शामिल हुए थे। ठीक है, अब बच्चों अगला प्रश्न आपके सामने है, अंग्रेजी भाषा की किस रचना को साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया? अंग्रेजी भाषा की जिस रचना को प्रदान किया गया है, मैं आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूं, व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर। व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर, और ये उपन्यास है अरुंधति। ठीक है, ये अरुंधति जी का उपन्यास है, और यहीं पर मैं आपको हिंदी भाषा अनामिका कुमारी के उपन्यास हिंदी भाषा जिसका नाम था टोकरी में दिगंत, टोकरी में दिगंत नाम से जो है ये उपन्यास था, और ये अनामिका जी का उपन्यास था, और उन्हें इसके लिए ये इस उपन्यास को साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था। ये भी एक साल पीछे चलता है। ठीक है, तो ये अंग्रेजी भाषा के लिए व्हेन गॉड इज अ ट्रैवलर, और हिंदी भाषा के लिए टोकरी में दिगंत नाम से जो उपन्यास था उसे प्रदान किया गया। ठीक है, तो अब बच्चों हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। एम नरसिंघम समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? ये रिलेटेड समितियों से संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे, तो उसी में है एम नरसिंघम समिति। तो देखिए, एम नरसिंघम समिति की अगर हम बात करें तो ये 2 बार गठित हो चुकी है। इस नाम की समिति, ये समिति 2 बार गठित हुई है। एक बार 1991 में गठित हुई थी, तब ये वित्तीय सुधार से संबंधित थी। लेकिन अगर आपसे इसके बाद की
1998 की बात की जाए 1998 में, तो 1998 में जो है ये बैंकिंग सुधार से संबंधित है। तो अभी जो है जो प्रश्न पूछा जाता है वो इसी से रिलेटेड पूछा जाता है कि नरसिंघम समिति का नाम बैंकिंग सुधार से संबंधित रूप में ही जाना जाता है। अब यहीं पर एक और समिति की अगर मैं बात करूं, चक्रवर्ती समिति, ये भी फेमस है। चक्रवर्ती समिति जो है ये मौद्रिक प्रणाली से रिलेटेड है। मौद्रिक प्रणाली, मॉनेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, मॉनेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक, तो एक समिति का जो आप आंसर है उसके साथ मैंने दो समितियों के बारे में और बताया। अब अगले प्रश्न पर आता है। जो नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, वर्ष 2020 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस टेबल टेनिस खिलाड़ी को प्रदान किया गया। अच्छा, तो देखिए अब कई खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। अब डायरेक्टली अब आपसे ये पूछा गया किस टेबल टेनिस खिलाड़ी को प्रदान किया गया। ठीक है, तो अगर हम टेबल टेनिस खिलाड़ी की बात करें तो टेबल टेनिस खिलाड़ी का नाम है मनिका बत्रा। आंसर होगा मनिका बत्रा। मनिका बत्रा को ये खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, राशि के आधार पर और अन्य आधारों पर। तो अगर हम देखें तो टेबल टेनिस के लिए पूछा गया है, टेबल टेनिस का जो आंसर होगा उसके लिए मनिका बत्रा। लेकिन ये पुरस्कार सबसे ज़्यादा चर्चित हुआ था क्रिकेट के लिए किसे दिया गया। तो क्रिकेट के लिए जो दिया गया है, आपको आंसर पता चल गया होगा अब, रोहित शर्मा, फेमस खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा को प्रदान किया गया। ठीक है, तो अब अगर हम इसमें और भी फेमस नाम की अगर हम बात करें तो एक और नाम दिख रहा है मुझे, जो है विनेश फोगाट, कुश्ती के लिए दिया गया है। कुश्ती के लिए फोगाट बहनें भी बहुत फेमस हैं। तो विनेश फोगाट को जो है ये कुश्ती के लिए दिया गया है। कुश्ती के क्षेत्र में हॉकी के लिए जो है रानी रामपाल को दिया गया है। हॉकी के लिए रानी रामपाल को दिया गया है। रानी रामपाल को जो है वो हॉकी के लिए दिया गया है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट नाम है पैरा एथलेटिक्स के लिए, ऊंची कूद, जिसको ऊंची उसके अंतर्गत ऊंची कूद के अंतर्गत मिला है पैरा एथलीट के लिए। तो पैरा एथलीट के लिए जो मिला है वो नाम है मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, इसमें पैरा एथलीट में ऊंची कूद के लिए मिला है इनको। लॉन्ग जंप, हाई जंप, 2 जंप होती है। ठीक है, तो अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है जो 2020 का, उसमें आप देख रहे हैं कि टेबल टेनिस के लिए मोनिका बत्रा को मिला है, और इसी के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि क्रिकेट के लिए रोहित शर्मा को, कुश्ती के लिए विनेश फोगाट को, हॉकी के लिए रानी रामपाल को, पैरा एथलीट या ऊंची कूद के लिए मरियप्पन थंगावेलु को मिला है। ठीक, तो बच्चों ये आज आपके सामने जो है ये करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चंस थे, जिसमें 10 क्वेश्चंस में मैंने बहुत सारी और चीज़ें डिस्कस करने की कोशिश की, जिससे कि आप करंट अफेयर्स, क्योंकि आप जानते हैं कि समसामयिकी किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ बच्चों ने मुझसे जो है ये रिक्वेस्ट की थी कि सर यदि करंट अफेयर्स भी आप स्क्रीन वीडियो के द्वारा हमें प्रदान कर दें तो हम लोगों को बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, और ये सभी प्रकार के एग्ज़ाम, चाहे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी का एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में एसआई का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट है।
तो बच्चों आप इसको अच्छे से तैयार करिएगा, क्योंकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे 2020 के एग्ज़ाम्स जो 2021 में होने हैं, तो 2021-22 में जो भी एग्ज़ाम होंगे उसमें ये करंट अफेयर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, आगे हम लोग इसको इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे। आप अपना ध्यान रखें।